ये दुनिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके का लोग हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जेंडर प्रेफरेंसेस के बेसिस पे हम हमारी दुनिया के जो लोग हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हेटेरोसेक्सुअल, जिनको हम स्ट्रेट भी कहते हैं, और दूसरा ग्रुप है LGBTQIA कम्युनिटी। हेटेरोसेक्सुअल नॉर्मली हमारी सोसाइटी के लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड है और इसके सोसाइटी के हिसाब से ये नेचुरल है। और ये जो LGBTQIA कम्युनिटी है ये सोसाइटी के द्वारा इतना ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं है, ये सोसाइटी के हिसाब से ये अननेचुरल है। तो आज के इस क्लास में LGBTQIA के बारे में हम जानेंगे, इसका हिस्ट्री, इंडिया में किस तरीके का इसका हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट देखते हैं और इनका जो मूवमेंट है इसके वजह से क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम LGBTQIA प्लस इस चीज़ का मतलब क्या है ये थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली एक एक्रोनिम है जहाँ पर बहुत सारे वर्ड का अलग अलग मीनिंग है, उनको मिलाकर एक वर्ड तैयार की गई है। LGBTQIA प्लस एक अम्ब्रेला टर्म है, एक ऐसा टर्म है जो हेटेरोसेक्सुअल लोगों से अलग जो लोग हैं उनको, उन सारे लोगों को एक वर्ड के अंदर में रखता है। यहाँ पर लेस्बियन है, गे है, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल और इसके अलावा भी बहुत सारे और भी लोग हैं जो हम LGBTQIA प्लस इस अम्ब्रेला टर्म के अंडर में रखते हैं। अब हम सभी इंसान जो भी है, पुरुष महिला, हर कोई ये नेचर के द्वारा ही क्रिएटेड है। इस नेचर के द्वारा ही हर इंसान को एक अलग जेंडर प्रेफरेंसेस दी गई है। कोई मेल को पसंद करता है, कोई फीमेल को पसंद करता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो दोनों जेंडर के लोगों को ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पर सोसाइटी में जब कोई एक इंसान अपने ऑपोजिट सेक्स के इंसान को पसंद करता है, उसको हमारी सोसाइटी के द्वारा नेचुरल माना जाता है और उसको सही ठहराया जाता है। लेकिन इसके अलावा जो लोग हैं उनको अननेचुरल मान लिया जाता है। लेकिन ये जो चीज़ है ये सही नहीं है, क्योंकि हर किसी इंसान का अपना जीने का हक है, हर किसी इंसान का अपना एक अलग सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है, अपना अलग तरीका है। तो हर किसी को अपने हिसाब से चलने का हक भी मिलना चाहिए। अब ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ हम सभी सोसाइटी का हिस्सा है। आप लोग ये डे टू डे लाइफ में सुन रहे होंगे कि आप लोगों के घर वाले या फिर आपके आस पड़ोसी ये सारे चीज़ों को गलत ठहरा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें हम नए दौर में देखते हैं। हम अगर एकदम पुराना एंशियंट सोसाइटी की बात करें, वहाँ पर सेक्स को लेकर इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता था, वहाँ पर इतना सेक्सुअल प्रेफरेंस को लेकर इतना ज़्यादा कैटेगराइजेशन भी नहीं था। लेकिन ये धीरे धीरे जितना सोसाइटी आगे बढ़ता गया, ये जो चेंजेस है सोसाइटी में आती गई। खास करके जो यूरोप है, 19th सेंचुरी का जो यूरोप है, वहाँ पर हमें ये सेक्सुअल प्रेफरेंसेस और सेक्सुअल कैटेगराइजेशन हमें देखने को मिलता है। उससे पहले इस तरीके का कोई सेक्सेस का अलग अलग कैटेगराइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, हर कोई अपने हिसाब से जी पाता था। अब यहाँ पर ये बदलाव हम किस वजह से देखते हैं। यहाँ पर जो क्रिश्चियनिटी था वो होमोसेक्सुअलिटी को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता था। उनके हिसाब से ये भगवान के यानी कि गॉड के खिलाफ है। तो इस वजह से वहाँ पर यूरोप में धीरे धीरे ये जो कॉन्सेप्ट है ये डेवलप होता भी गया। अब ये जो LGBTQIA प्लस है, इसका मतलब हम थोड़ा समझते हैं। उसके बाद इंडिया में किस तरीके का एंशियंट पीरियड, मुगल पीरियड, फिर ब्रिटिश इंडिया में किस तरीके का चेंजेस हुए हैं वो हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर L का मतलब है लेस्बियन। लेस्बियन वो सारे लोग हैं, वो सारे महिलाएं हैं जो बेसिकली और एक दूसरी महिलाओं को पसंद करता है। यानी कि जब कोई गर्ल दूसरी गर्ल को पसंद करेगी, उसका सेक्सुअल प्रेफरेंस उस तरीके का होगा, उसको हम लेस्बियन कहते हैं। फिर गे, नॉर्मली अमूमन हम गे उन सारे लोगों को कहते हैं जो अगर कोई एक लड़का दूसरे लड़के को प्यार करता है या फिर दूसरे लड़के को पसंद करता है तब हम उनको गे कहते हैं। लेकिन गे वर्ड जब पहले यूज़ होता था तब यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों को ही दर्शाता था। अगर
कोई इंसान दूसरे ऑपोजिट सेक्स के लोगों को पसंद करता है, नहीं करता है, यानी कि खुद के सेक्स के लोगों को पसंद करता है, जैसे मेल अगर मेल को पसंद करेगा, अगर फीमेल फीमेल को पसंद करेगा, तब हम उनको गे कहते थे। लेकिन आज के टाइम पर हम गे नॉर्मली, हम अगर कोई लड़का दूसरे लड़के को पसंद करेगा तब वो टर्म गे यूज करते हैं, और लेस्बियन यूज करते हैं अगर कोई फीमेल दूसरे फीमेल को पसंद करता है। फिर जो टर्म है वो है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल एक अलग तरीके का प्रेफरेंस है। यहाँ पर जो भी इंसान होता है वो मेल और फीमेल दोनों के द्वारा इक्वली अट्रैक्टेड होता है, यानी कि उनका जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है वो दोनों के द्वारा सेम है। फिर है ट्रांससेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। यहाँ पर जो ट्रांस वर्ड है, ट्रांस वर्ड मतलब यहाँ पर बदलने की क्षमता की बात करते हैं। ट्रांससेक्सुअल वो सारे लोग हैं जो अपना जन्म से जो जेंडर उनका है वो उस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं। वो जब दूसरे तरीके से बिहेव करते हैं, दूसरे सेक्स के तरह बिहेव करते हैं, तब हम उनको ट्रांससेक्सुअल कहते हैं। और ट्रांसजेंडर, जब कोई एक इंसान अपने जेंडर को चेंज कर लेता है तब उसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। फिर और एक टर्म है क्वियर। क्वियर बेसिकली एक अलग अम्ब्रेला टर्म है, इसको हम क्वेश्चनिंग भी कहते हैं, यानी कि जिस इंसान को अपना सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के बारे में कुछ पता नहीं है, जो खुद में ही एक डाउट रखता है कि उसका सेक्सुअल प्रेफरेंसेस कौन सा है, उसको हम क्वियर की कैटेगरी में रखते हैं। फिर है इंटरसेक्स। इंटरसेक्स में वो सारे लोग हैं जिनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में मेल और फीमेल दोनों का ही कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स किसी एक इंसान में होगा उनको हम इंटरसेक्स कहते हैं। फिर है ए फॉर एसेक्सुअल। एसेक्सुअल, यहाँ पर एसेक्सुअल जो लोग होते हैं उनका कोई सेक्सुअल प्रेफरेंस ही नहीं होता है, वो किसी भी सेक्स के प्रति अट्रैक्टेड नहीं होते हैं, जिनको हम बेसिकली यहाँ पर इनका जेनेटिकली प्रॉब्लम हो सकता है या फिर इनका खुद किसी लोगों में इंटरेस्ट नहीं होता है। और जो लास्ट है वो है प्लस। प्लस में वो सारे लोग रहेंगे जो ये सारे कैटेगरीज में हमने नहीं रखा है। ये प्लस आदर्श को दर्शाते हैं, यानी कि आदर्श सेक्सुअलिटी वाले जो लोग हैं वो सारे लोगों को हम इस प्लस में रखते हैं। अब देखते हैं इंडिया में धीरे धीरे हिस्ट्रिकली किस तरीके से LGBTQI कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है और उनका जो बातें हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एंशियंट टेक्स्ट में किस तरीके का लिखावट है, फिर मुगल टाइम पीरियड पर किस तरीके का सेक्स को लेकर कॉन्सेप्ट है, फिर ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया में जो आर्टिकल 377 आया है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, और बाद में ये धीरे धीरे मूवमेंट के वजह से किस तरीके से आज के टाइम पर जो बदलाव आया है वो सिस्टमेटिकली हम चीज़ों को समझते हैं। पहले हम देखते हैं एंशियंट टेक्स्ट और लिटरेचर को थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर हम सेम सेक्स रिलेशनशिप यानी कि होमोसेक्सुअलिटी के बारे में थोड़ा अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, या क्योंकि पुराने ज़माने में सिर्फ ये जो होमोसेक्सुअलिटी था, सेम सेक्स रिलेशनशिप्स था, इसके बारे में ही थोड़ा बहुत चर्चा होती थी, और जो हेटेरोसेक्सुअलिटी था वो तो नेचुरली नॉर्मल था। अब हम बहुत सारे अलग अलग टेक्स्ट है, बुक्स है जहाँ पर ये सारे चीज़ों के बारे में बात की गई है। हम अगर सेक्रेट टेक्स्ट भगवत पुराण की बात करें, वहाँ पर बताया गया है कि लॉर्ड शिवा और जो विष्णु है वो दोनों एक दूसरे के द्वारा अट्रैक्टेड थे। अब अट्रैक्टेड कब हुए थे? जब लॉर्ड शिवा विष्णु का जो मोहिनी रूप था उसमें वो खो गए थे, और उनके मिलन के बाद जो एक बच्चे का जन्म होता है वो बाद में जाकर लॉर्ड अयप्पा बनता है। तो यानी कि हमारे सेक्रेट टेक्स्ट में ये जो मेल जो अट्रैक्शन है यानी कि सेम सेक्स रिलेशनशिप है, होमोसेक्सुअलिटी है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बात की गई है। इसके अलावा हम महाभारत में भी देखते हैं कि कुछ रिनाउंड कैरेक्टर्स थे, जैसे शिखंडी, बृहन्नला, ये सारे हमारे महाभारत के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे। वो लोग बेसिकली ट्रांसजेंडर थे। फिर हम वाल्मीकि रामायण में भी देखते हैं जहाँ पर किंग भागीरथ का जन्म होता है, और किंग भागीरथ जो है उनका जन्म होता है दो माताओं के मिलने से, दो माँ के मिलने से उनका जन्म होता है, यानी कि दो फीमेल जब
आपस में मिलती है तब उनका जन्म होता है, और वो भी लॉर्ड शिवा के ब्लेसिंग के द्वारा। यानी कि यहाँ पर जो लेस्बियन यानी कि जो फीमेल फीमेल सेक्स रिलेशनशिप यानी कि सेम सेक्स रिलेशनशिप है, इसके बारे में भी बात की गई है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट्स है वहाँ पर ये सारी चीज़ों को इतना नेगेटिवली नहीं देखा गया था। ये जो सेम सेक्स रिलेशनशिप है इसको इतना नेगेटिवली नहीं देखा गया था जो आजकल के टाइम पर हम देखते हैं। वहाँ पर ये सारी चीज़ें अमूमन नॉर्मल थी और इसको नॉर्मली ही एक्सेप्ट किया जाता था। इसके अलावा भी हम कामा सूत्र में भी देखते हैं। कामा सूत्र का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। ये एक हिंदू टेक्स्ट है जहाँ पर सेक्सुअलिटी के बारे में बात की जाती है, अलग अलग सेक्सुअल प्रैक्टिसेस सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के बारे में बात की जाती है। कामा सूत्र में भी ये जो सेम सेक्स रिलेशनशिप है यानी कि होमोसेक्सुअलिटी है इसको सही ठहराया गया था और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी दी गई है। अब यहाँ पर ये सारे जो चीज़ें हैं ये एंशियंट टेक्स्ट्स में लिखी है, इसका हमारा पास कोई प्रैक्टिकल रेफरेंस नॉर्मली अमूमन नहीं है। लेकिन हम बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं इंडिया में जहाँ पर हम इस तरीके का सेक्सुअल इरोटिक स्कल्पचर बने हुए देखते हैं, यानी कि ऐसी मूर्तियाँ जो हमारी सेक्स को दर्शाती है, दो लोगों के बीच में या फिर ग्रुप के बीच में जो इंटरकोर्स हो रहा है उसको हमें समझाने की कोशिश करता है। इस तरीके का एक टेम्पल है खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में। उस टेम्पल में अलग अलग तरीके का सेक्स के रिलेटेड सेक्सुअल इरोटिक स्कल्पचर तैयार है, यानी कि बहुत सारे अलग अलग सेक्सुअल मूर्तियां तैयार की गई है। वहाँ पर देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे मूर्ति है जहाँ पर लेस्बियन सेक्स को दर्शाया जाता है, यानी कि सेम सेक्स रिलेशनशिप को यहाँ पर दिखाया जाता है, यानी कि हमारे पुराने ज़माने में भी इसको एक्सेप्ट किया गया था। तो यहाँ पर हम बहुत सारे सेम सेक्स रिलेशनशिप टेम्पल्स में देखते हैं। टेम्पल्स में ये सारे पिक्चर्स दर्शाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जो पुराने ज़माने की पेंटिंग है वहाँ पर भी ये लेस्बियन और गे सेक्स के बारे में बात की गई है। पेंटिंग्स में भी इस तरीके का पिक्चर ड्रॉ की गई है। अब ये जो होमोसेक्सुअलिटी की बात है यानी कि सेम सेक्स रिलेशनशिप की बात है, ये एंशियंट सोसाइटी में इतना ज़्यादा खराब नहीं था। एंशियंट सोसाइटी में ये सारे नेचुरल चीज़ था और इसको सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट भी किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त बदलता गया लोगों के विचारधारा में बदलाव हम देखने लगे, और खासकर जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उस वक्त से इंडिया का जो सिनेरियो है वो बदल जाता है। फिर हम देखते हैं मुगल इरा में भी इस तरीके का सेक्सुअलिटी को लेकर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट कोई रूल्स या फिर रेगुलेशंस नहीं था। मुगल पीरियड में ज़्यादा इस्लामिक लॉ हमारे इंडिया में लागू थे। यहाँ पर भी सेम सेक्स रिलेशनशिप के खिलाफ कोई क्रिमिनलाइज्ड चीज़ नहीं थी, यानी कि इसको क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं माना जाता था। उस टाइम पीरियड पे बहुत सारे पोएट्री थे, बहुत सारे पिक्चर है जहाँ पर ये सेम सेक्स रिलेशनशिप के बारे में बात की गई है। यहाँ तक कि एक मुगल एम्परर बाबर थे। बाबर अपने सेम सेक्स यानी कि और एक मेल के द्वारा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए थे और उसके बारे में बुक में भी लिखा गया है। अब यहाँ पर हमने अभी तक बात की है कि एंशियंट इंडिया में किस तरीके से चीज़ें बदलती है, होमोसेक्सुअलिटी को लेकर लोगों का सोच विचार किया था। फिर आता है इंडिया में ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल आने के बाद इंडिया में जो ये सेक्स प्रेफरेंसेस के बारे में और भी ज़्यादा बातें होने लगी। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ज़्यादातर क्रिश्चियन थे। क्रिश्चियंस होने के वजह से वो लोग होमोसेक्सुअलिटी को ओपोज करते थे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी होमोसेक्सुअलिटी को नहीं मानता था। तो इस वजह से 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कानून लाती है जो है सेक्शन 377। सेक्शन 377 के तहत ये जो होमोसेक्सुअलिटी है, अगर सेम सेक्स के लोग एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स करेंगे तो इसको अननेचुरल ठहराया गया था और ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी था। वहाँ पर सेक्शन 377 के हिसाब से ये होमोसेक्सुअलिटी एक क्रिमिनल एक्टिविटी था, जहाँ पर अगर दो लोग सेम सेक्स के लोग अगर इंटरकोर्स करेंगे।
फिर ये जो ब्रिटिशर्स के रूल था, ब्रिटिशर्स का जो कानून था, ये इंडिया में लागू था और ये लोग ज़्यादातर मानने लगे था। फिर धीरे धीरे लोगों का जो माइंड सेट है वो बदलता गया। लोग इस चीज़ को अब नॉर्मल मानने लगे थे, यानी कि जो होमोसेक्सुअलिटी है ये गलत है, क्योंकि ये हमें कानून के द्वारा बताया गया है। तो अगर कोई भी चीज़ कानून में तब्दील की जाती है तो उसको हम अमूमन नॉर्मली हम इसको नॉर्मल ही मान लेते हैं। यानी कि फिर धीरे धीरे हमारे इंडिया में ये जो होमोसेक्सुअलिटी है, होमोसेक्सुअलिटी को लेकर लोगों के दिमाग में एक नेगेटिव आइडिया जन्म लेने लगा और इसको हम धीरे धीरे हमारा जो रिलीजन है, रिलीजन में भी ये सारे चीज़ें देखते हैं। फिर इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया का जो राइट टू इक्वलिटी है, जो आर्टिकल 14 के अंडर में है, वहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी को फिर से क्रिमिनल ऑफेंस माना गया था। यानी कि यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी की तो बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनल ऑफेंस ही माना गया था, क्योंकि उस टाइम पीरियड पर ब्रिटिशर्स के जो कानून है उसको ही माना जा रहा था और लोगों का भी मानना था, सोसाइटी के जो ज़्यादातर लोग हैं उनका भी मानना था कि होमोसेक्सुअलिटी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। फिर यहाँ पर बहुत सारे और भी प्रोमिनेंट आर्टिस्ट, स्कॉलर्स आते हैं, धीरे धीरे राइटर्स आते हैं जो इस तरीके का जो होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ, होमोसेक्सुअलिटी को जो क्रिमिनल ऑफेंस माना जा रहा था, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। बहुत सारे हम पिक्चर्स देखते हैं, सिनेमा है, हिंदी फिल्म बनते हुए देखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे राइटिंग्स है जो यहाँ पर लिखी जाती है। फिर धीरे धीरे वक्त चलता गया। फिर 1990s में एक अलग तरीके का वेव हमें देखने को मिलता है LGBTQIA के हिसाब से। यहाँ पर 1992 में गे राइट्स को लेकर प्रोटेस्ट होते हुए हम पहली बार देखते हैं। 1992 में गे राइट्स के लिए प्रोटेस्ट हुआ था। फिर धीरे धीरे और भी बहुत सारे मूवमेंट आए, नाज फाउंडेशन जैसे फाउंडेशंस भी तैयार हुए जो इस तरीके का जो कम्युनिटी है, यानी कि LGBTQIA कम्युनिटी को लेकर जो बात करने लगी। और यहाँ पर हम 2001 में कोर्ट में इसके लेकर केस भी होता है, यानी कि केस किया जाता है यहाँ पर के लोगों को इक्वल राइट प्रोवाइड करना चाहिए और ये जो होमोसेक्सुअलिटी है इसको डिक्रिमिनलाइज्ड यानी कि लीगल कर देना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे वक्त और भी बदलता गया और आखिरकार 2018 में, सितंबर 6, 2018 में सुप्रीम कोर्ट एक राय देती है कि सेक्शन 377 जो है उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। यानी कि सेक्शन 377 जो है वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है और ये एक अब से होमोसेक्सुअलिटी एक क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। अगर दोनों पार्टनर कॉन्सेंट देते हैं, दोनों पार्टनर अपने इच्छा से अगर सेक्स करते हैं तो वो अब से क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। तो 2018 से ये चीज़ को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था सेक्शन 377 को और होमोसेक्सुअलिटी को अलाउ किया गया था। अब यहाँ पर अलाउ होने के बाद भी प्रॉब्लम्स अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। आज भी ये LGBTQIA+ का मूवमेंट चला जा रहा है क्योंकि उनको अभी भी मैरिज के रिगार्डिंग कोई राइट्स नहीं दी गई है। अभी तक वो लोग सेक्स के लिए तो उनका राइट है, उनके पास राइट है, लेकिन अभी भी वो लोग लीगली शादी नहीं कर सकते हैं इंडिया में। तो इसके रिगार्डिंग आज भी मूवमेंट चल रहा है। अगर हम इंडियन बॉलीवुड फिल्मों की बात करें, बहुत सारे बॉलीवुड फिल्में हैं जो ये होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर बेस्ड है। गे और लेस्बियन के रिलेटेड बहुत सारी फिल्में बनी हैं। इनमें से हम अगर आजकल के टाइम पर इम्पॉर्टेंट कुछ फिल्मों की बात करें, मार्गारेटा विथ ए स्ट्रॉ, शुभ मंगल, ज़्यादा सावधान, अलीगढ़, ये सारे जो फिल्में हैं ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे समाज में किस तरीके से ये कम्युनिटी को देखा जाता है ये हमें बताती है। जो LGBTQIA कम्युनिटी का प्रॉब्लम है वो हमारे सामने एक अच्छी तरीके से पेश करती है और हमें ये मानना चाहिए कि ये सारी चीज़ें नेचुरल है, नॉर्मल है और इनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अब अगर हम पुरानी फिल्मों की बात करें, पुराने फिल्मों में एक फिल्म थी फायर जो बहुत पुराने वक्त पर रिलीज़ हुई थी 90s के दशक में ये रिलीज़ हुई थी। उस वक्त पर ये जो फिल्म था ये बहुत ही उस टाइम के हिसाब से ये बहुत ही एक अलग तरीके का फिल्म था जहाँ पर दो लड़कियों का मिलन दिखाया गया था। यानी कि यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियन
के रिलेटेड एक फिल्म थी जहां पर इसको सही ठहराया गया था। तो इसके खिलाफ इंडिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं। प्रोटेस्ट इस फायर फिल्म के अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी के द्वारा ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं थी उस वक्त पर। तो हम देखते हैं कि इंडिया में जो LGBTQIA+ का जो मूवमेंट है ये बहुत लंबे अरसे से चल रहा है और आज भी ये चलता जा रहा है। तो आशा करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए जितना ज़्यादा हो सके इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करूँ। अगर आप लोगों को मेरे क्लासेस से हेल्प मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।